अभी पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था पूरा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 नए सिलेबस के हिसाब से जो क्यूरियोसिटी बुक आई है। अब 3.5 में क्या बोला गया है कि जो मोस्ट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन योर नेबरहुड। आप देखो आपके आसपास जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल है ना, उसको आप लिस्ट डाउन करो। उसके बाद डॉक्टर से, नर्स से, हेल्थ वर्कर से और इवन फैमिली मेंबर से बात करो, है ना। और समझो कि क्या अगर आप मैनेज करोगे तो ये डिजीज जो है ये नहीं होंगी। मतलब क्या हैबिट्स आप फॉलो करोगे, क्या लाइफस्टाइल आप फॉलो करोगे कि आप इनसे बच सकते हो। फिर उसके बाद आप वेल्थ हेल्थ वेबसाइट पे जा सकते हो, बुक्स यू कैन रीड, बुक रीड कर सकते हो, आप टीचर से बात कर सकते हो। और फिर उसके हिसाब से आपने ये टेबल भरना है। जैसे इसमें 3 दिया हुआ, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा होता है। मोटापा मतलब ओबेसिटी कब बोलेंगे? जब बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट ज़्यादा हो जाएगा। वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? थकान हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या है कि बॉडी शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसी बहुत सारी डिजीजेज है। मैं आपको 8-10 डिजीज का एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसके बाद अगले में चलेंगे। हाँ, तो ये वाला आप टेबल फिल कर सकते हो, और टेबल फिल करने के बाद यू कैन स्टडी कि मतलब क्या डिजीजेज हैं, क्या उनके सिम्टम हैं, और क्या लाइफस्टाइल चेंज करके आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे कि डॉक्टर कमल राणा दी, 1970 से 2001 ये बायोमेडिकल रिसर्चर थी, है ना। इन देखा कैसे हार्मोन्स और सर्टेन वायरस आर लिंक टू कैंसर, हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। उन्होंने स्टडी किया कैसे जो है कुछ हार्मोन्स और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो लिंक्ड है कैंसर से, और उसके बाद उनके इलाज के लिए इन्होंने बहुत सारी स्टडी करी। और बात है कि आप कैसे रोक सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो डिजीज को, ये बेस्ट है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी का इलाज करने से अच्छा है कि आप उस चीज को होने ही ना दो। अब एक एक्टिविटी हम रीड करते हैं कि जैसे उड़ीसा में एक कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन की, मतलब जो वहाँ के लोगों ने एक सफाई अभियान चलाया, है ना। भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प मोर पीपल टू बिल्ड एंड यूज टॉयलेट। तो जो ओपन डेफिकेशन था, जो लोग खुले में जो वॉशरूम जाते थे या खुले में शौच करते थे, तो उसके लिए वहाँ के लोगों ने खुद ही एक सैनिटेशन कैंपेन चलाया, बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए और सबने जो है बाहर वॉशरूम यूज करना बंद कर दिया। अब इससे होगा क्या कि मतलब जो डायरिया और जो उससे रिलेटेड डिजीजेज हैं वो सारे क्या होंगे? रुक जाएंगे। इससे बहुत ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, है ना। अब इससे हमें मिलता क्या है? इससे मिलता ये है कि अगर गुड सैनिटेशन हम फॉलो करें तो हम बहुत ही इजीली जो है बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिनको फैलने से बचा सकते हैं। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज। हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि बहुत सारे डिजीजेस से बहुत ही इजीली मतलब फाइट कर सकता है। बस आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब एक टर्म आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज नॉन एज इम्यूनिटी। कि आपकी बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है बिना किसी एक्सटर्नल मेडिसिन के
कि अगर कोई भी डिजीज होगा तो बॉडी बिना मेडिसिन की जो उससे फाइट करता है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जैसे आप देखते होंगे कि आपको जुकाम हो गया, 2 दिन बाद ठीक हो गया, किसी को 1 हफ्ते तक ठीक नहीं हुआ, तो जिसको जल्दी ठीक हो गया बिना मेडिसिन के, इसका मतलब क्या है कि उसका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। अब है क्या, हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, दैट हेल्प फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, है ना। अब हमारी बॉडी में जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि एक डाइजेशन सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही एक नर्वस सिस्टम होगा, ऐसे ही एक इम्यून सिस्टम है कि हमारी बॉडी जो है वो पैथोजन से, बैक्टीरिया से जो लड़के और फिर लर्निंग रखता है कि भाई कैसे हमने इसको लास्ट टाइम ठीक किया था, और फिर थ्रू आउट जो है जब भी वो दोबारा आपको डिजीज होगा तो बॉडी अपने आप ही हील करेगा उसको बहुत ही हाई लेवल तक। अब हमने देखा कि जब भी छोटे थे, या फिर जैसे अभी मेरी बच्ची छोटी है, तो हम उसको बहुत सारे ड्रॉप्स और इंजेक्शन देते हैं, जैसे पोलियो का ड्रॉप हो गया, बहुत सारे वैक्सीनेशन हो गए। ये किस लिए होता है, ताकि जब उसकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए, जिससे वो बाद में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए उसको मेडिसिन न देना पड़े, अपने आप ठीक हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, पोलियो हो गया, मीसल्स हो गया, टीटनस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। These are vaccine that help prevent serious infection caused by virus and bacteria। इस वैक्सीन से जो है बॉडी बहुत सीरियस डिजीज से बचाती है आपको, बाद में खुद अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करती है उसके अगेंस्ट, और बोथ वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी। और वैक्सीन क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देता है कि देखो, जो मैंने आपको वायरस दिया है, इस वायरस जैसा कुछ भी बाद में अगर बॉडी में आपको आए तो उसको अटैक करना है और उसको ठीक करना है। इसको क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब बाहर से वैक्सीन लिया आपने और उसके बेस पे बॉडी को लर्न करवाया, तो इसको क्या बोलेंगे, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये क्या है, प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और वैक्सीन। कोई भी पैथोजन और वैक्सीन से आपका थोड़ा सा एक्सपोजर करवा दिया बॉडी को, तो बॉडी के पास 1-2 सेल आ गए, बॉडी ने उससे इजीली लड़ लिया। अब बॉडी समझ गया कि आगे जब ये आएगा तो इससे लड़ना कैसे है ना। अब बॉडी कैन बी मेड इन डिफरेंट, सॉरी, वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बनाने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। या तो कोई वीक और डेड पैथोजन ले लो, कि कोई वीक बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया ले लो किसी भी डिजीज का, है ना। और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ पैथोजन, या फिर आप उस बैक्टीरिया का वो पार्ट उठाओ जो क्या हो, हार्मलेस हो, ठीक है। और कुछ वायरस ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में डाल के, मतलब कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो क्या होता है, जब हम वैक्सीन हमारे बॉडी में डालते हैं तो हमारा बॉडी क्या है, खुद ही उस जर्म का एक पार्ट बनाएगा और खुद ही उसको मार के फिर अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है टीटनस। और टीटनस क्या करता है, जो टीटनस शॉट क्या है, जब भी कोई आपका बॉडी में इंजरी होगा तो उसके बाद आपकी बॉडी को बचाएगा इन्फेक्शन से, है ना, बाई टीटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ओपन एरिया में रहेंगे, जब कोई कट वगैरह लगेगा तो उससे आपको इन्फेक्शन होगा और फिर वहां पे पस वगैरह जमकर वो फैलने लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि बचपन में ही जो टीटनस का शॉट जाता है, तो ये आपकी बॉडी में अपने आप ही वैसा बैक्टीरिया डेवलप करके और बॉडी खुद ही से लड़के और उसको आपको बाद में जब भी आपको कट वगैरह लगेगा तो उससे इजी हील करने में आपको हेल्प करेगी, है ना। अब हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं तो पूछ रहा है क्या आपको पता है सबसे पहला वैक्सीन कब डेवलप हुआ था। तो सबसे पहला वैक्सीन डेवलप जो था, क्या था, स्मॉल पॉक्स था। अब स्मॉल पॉक्स ने जो उस टाइम पे, जैसे अभी कोविड के टाइम पे था, वैसे ही स्मॉल पॉक्स काइंड ऑफ क्या था, पेंडेमिक था, एक टाइप का महामारी था उस टाइम पे। क्या होता था, बॉडी में ब्लिस्टर्स हो जाते थे, बहुत बड़े बड़े दाने हो जाते थे, और मिलियंस मतलब लाखों लोग की डेथ हुई थी उस टाइम पे। मिलियंस मतलब लगभग समझो 10 लाख हो गए। तो आज से लगभग 300 साल पहले की बात हो रही है। अब माइल्डर डिजीज
cowpox seen in cows could also infect humans. In late 70s, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. अब समझो कितना दिमाग लगाया उसने कि जैसे इंसान में स्मॉल पॉक्स हो रहा था वैसे ही जो जानवर थे उनमें क्या हो रहा था, काउपॉक्स कि बट क्या था कि जो काउपॉक्स से भी इंसान को इन्फेक्शन होता था कि मान के चलो कोई गाय को चारा देने जा रहा है तो गाय को काउपॉक्स है तो उसके टच में आने से ह्यूमन को भी काउपॉक्स हो गया। बट ऑब्जर्व क्या किया गया कि किसी को अगर काउपॉक्स हो गया, अगर किसी को काउपॉक्स है ना, तो वो जो है बहुत ही इजीली स्मॉल पॉक्स इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी उसमें कि अगर किसी को काउपॉक्स हो रखा है तो उसको स्मॉल पॉक्स बहुत ही इजीली उसकी बॉडी उसको झेल जाएगी। तो मतलब समझ में क्या आया कि इससे क्या किया बॉडी ने, जब काउपॉक्स हुआ तो इम्यूनिटी डेवलप करी। इम्यूनिटी डेवलप किसके लिए करी, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो फिर वहां से कॉन्सेप्ट आया कि मतलब कैसे हम अपनी बॉडी को इम्यून बना सकते हैं काउपॉक्स की हेल्प से। अब सॉरी, इसका वैक्सीन का नाम क्या था एक बार ही बता देता हूँ। तो जो एडवर्ड जेनर ने इस वैक्सीन को क्या नाम दिया, ये फिर जो ये सिस्टम डेवलप किया उसने इस सिस्टम को क्या नाम दिया, इस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया वेरियोलिक वैक्सीन। तो ये जो नेम आया, इसी नेम से ओरिजिन किसका हुआ, वैक्सीन वर्ड का ओरिजिन हुआ यहाँ से। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे, हो सकता है बुक में ना लिखा हो बट आप याद रखना इस चीज को। अब वैक्सीन से पहले भी अगर देखें तो इंडिया में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप किया गया था बहुत पहले। उससे इन्होंने क्या किया था कि स्मॉल पॉक्स सोर, जैसे किसी को स्मॉल पॉक्स हो रखा है स्किन पे, तो उसको थोड़ा सा स्क्रैच किया, उससे जो सोर मतलब कि जो भी उससे वाटर वगैरह रिलीज हुआ, उससे क्या किया, दूसरे की बॉडी में माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, बहुत ही माइल्ड, और उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, है ना। और उसकी इस तरीके से क्या हुआ कि जो लोग थे वो जब उसको फुल एक्सपोजर होता था स्मॉल पॉक्स से तो वो बच जाते थे उससे। जो लोग ऐसा करते थे उसको क्या बोलते थे, टीकेदार। क्या बोलते थे, टीकेदार, है ना। अब अगर इसमें देखें कि एडवर्ड जेनर ने सोचा कैसे, पहले कुछ तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जिसको काउपॉक्स हो रहा है उसको स्मॉल पॉक्स ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है बॉडी में। उससे क्या उसने बनाया, एक हाइपोथेसिस बनाया, है ना। हाइपोथेसिस बनाया, क्या बनाया कि जो काउपॉक्स ब्लिस्टर है वो इंसान को बचाता है किससे, स्मॉल पॉक्स से। अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, रिजल्ट आया। और उस जो रिजल्ट आया, जब रिजल्ट को उसने वैलिडेट किया तो फिर क्या हुआ, उसने एप्लीकेशन उसको अप्लाई किया। तो अगर ये वाला चार्ट देखोगे आप, तो ये वाला चार्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे ईयर चल रहा है ना, 1950, 1960, 1970, 1980। और यहाँ पे है कि कितनी कंट्रीज में जो स्मॉल पॉक्स के जो केस हैं वो रिपोर्ट हुए। तो अगर आप 1950 में देखोगे तो लगभग लगभग 82 83 कंट्रीज में ये रिपोर्ट हुआ। और जब आप 1965 देखोगे, 1965 तक आते आते ये लगभग लगभग कितने कंट्रीज में रह गया, 45 कंट्रीज में। और जब 1979 में आप देखोगे, स्मॉल पॉक्स का एक भी केस इस वर्ल्ड में नहीं रहा, है ना। अब वैक्सीन सबसे अच्छा तरीका है किसी भी आदमी को किसी भी डिजीज से बचाने का, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े बच्चे हो। और पर सबसे अब मेन चीज क्या ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी किसी ऐसे बंदे को वैक्सीन नहीं देना है जो बंदा ऑलरेडी उस बीमारी से गुजर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस है तो उस टाइम पे उसको हेपेटाइटिस का वैक्सीन नहीं देना है। या किसी को ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स है तो उस टाइम पे उसको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं देना है, ठीक है।
और वैक्सीन देने से खाली आप नहीं बचते हो, जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो वायरस जब डेवलप नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी उससे लड़के खत्म कर देगी, तो ना आप बीमार पड़ोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपके आसपास लोग जो हैं वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज तो ऐसे ही फैलता है। अब ये समझो कि एक और चीज है इसमें कि इंडिया को वैक्सीन का पावर हाउस कहा जाता है। अभी जैसे आप कोविड आएगा, कोविड में आपने देखा कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा था, और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, आप इंडियन कुछ कंपनीज के नाम देख सकते हो जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है, उसको स्टडी कर सकते हो आप। अब एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, महाराज किशन बहान। तो इसमें इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन पे काम किया था। रोटा वायरस का अगर आप देखोगे, अब जब रोटा वायरस आया था मतलब इंडिया में, तो मेन किसको था? चाइल्ड अंडर एज 5 साल से बच्चों को ज़्यादा होता था ये। और होता क्या था इसमें? एक्सेसिव डायरिया, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को दस्त होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वीकनेस से बच्चे की डेथ हो जाती थी बहुत जल्दी, मतलब, है ना। और जब वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ था तो ये मान के चलो कि हर साल कम से कम 80,000 डेथ इंडिया में हो रहे थे। और वैक्सीन के बाद जब वैक्सीन डेवलप हुआ तो अब जो है रोटा वायरस का जो केस है बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। वैक्सीन कब डेवलप हुआ था इसका? तो पहला जो है 1981 के आसपास में इसका वैक्सीन डेवलप हुआ था, RRV के नाम से। क्या था वो? रेसस रोटा वायरस वैक्सीन। तो ये थोड़ा सा बता दिया क्योंकि ये भी स्मॉल पॉक्स की तरह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिजीज था और बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट आया इंडिया पे। अभी हमने वीडियो का एक और पार्ट ख़त्म कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। बिफोर क्लोजिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आगे अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, यू कैन सपोर्ट अस बाय डोनेटिंग ऑन दिस मेंशन्ड UPI। और इस पे हमने अपना ईमेल आईडी टेलीग्राम लिंक डाला है। अगर आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए या आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो यू कैन कनेक्ट अस। और कोई भी क्वेश्चन की डाउट हो, आपको कोई भी नोट चाहिए, तो आप हमें बताओ, वी विल हेल्प। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।